नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय एकीकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों, ये जो भी प्रश्न है वो विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में आ चुके हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं दादर नागर हवेली से। दादर नागर हवेली एवं दमन दीव केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, जिससे वर्तमान में भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? आपके 8 हो गई है। स्वतंत्रता से पूर्व लक्षद्वीप क्षेत्र पर किसका अधिकार था? तो ब्रिटेन का अधिकार था। 1947 में देश की स्वतंत्रता के समय गुजरात है वो आपके मुंबई राज्य का अंग था। गुजरात 1960 में मुंबई प्रांत से अलग होकर एक स्वतंत्र राज्य बना था 1960 में। 15 अगस्त 1947 तक ब्रिटिश भारत के अंतर्गत 9 प्रांत यथा जैसे मध्य प्रांत, बेराड, बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, संयुक्त प्रांत, पंजाब, आसाम, बिहार, उड़ीसा थे जो सीधे ब्रिटिश शासन के अधीन थे। देशी रियासतें लगभग थी आपके 600। ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया, जो 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत किया गया था। इस अधिनियम के अनुसार ये निश्चित किया गया कि 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य बनाकर उन्हें सत्ता सौंप दी जाएगी। 27 जून 1947 को सरदार पटेल ने रियासती विभाग का कार्यभार संभाला था। इस विभाग के प्रशासनिक सचिव वीपी मेनन थे। प्रीवी पर्स। तो दोस्तों, प्रीवी पर्स एक भुगतान है जो शाही परिवारों को भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने पर दिया जाता था, जो अब वर्तमान में क्या है? बंद हो चुका है। 15 अगस्त 1947 ईस्वी तक भारत में शामिल नहीं होने वाली रियासतों में देखें तो जूनागढ़ थी, कश्मीर और हैदराबाद, ये 3 रियासतें थी जो भारत में सम्मिलित नहीं होना चाहती थी। ब्रिटिश सरकार त्रावणकोर रियासत को स्वतंत्र रखने के पक्ष में थी। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्रिटिश सरकार कौन सी रियासत को स्वतंत्र रखने के पक्ष में थी? तो वो थी आपके त्रावणकोर रियासत। त्रावणकोर का विलय भारत में कब हुआ? तो दोस्तों 30 जुलाई 1947 को हुआ था। भारत में जोधपुर का विलय देखें तो दोस्तों 11 अगस्त 1947 को हुआ था। भोपाल के शासक कौन थे 1947 में? तो दोस्तों हमीदुल्ला खान थे। कश्मीर शासक ने भारत सरकार से मदद लेने के लिए शेख अब्दुल्ला को अपने प्रतिनिधि के रूप में दिल्ली भेजा था। यानी कश्मीर के शासक ने भारत सरकार से मदद लेने के लिए किसे भेजा था? दिल्ली, अपने प्रतिनिधि के रूप में शेख अब्दुल्ला को दिल्ली भेजा था। स्वतंत्रता के समय जम्मू कश्मीर रियासत का शासक कौन था? हरि सिंह था। भारत सरकार से मदद प्राप्त करने के लिए 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर के शासक हरि सिंह ने अपनी रियासत को भारत में विलय किया था। 5 मार्च 1948 को महाराजा हरि सिंह ने अंतरिम लोकप्रिय सरकार की घोषणा की, जिसका प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला को बनाया गया था। 1952 में जम्मू कश्मीर को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत विशेष दर्जा प्रदान किया गया। 5 अगस्त 2019 को भारत के राष्ट्रपति ने संवैधानिक आदेश 2019 की उद्घोषणा की, जिसमें जम्मू कश्मीर को दिए गए विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया। यह अधिनियम 31 अक्टूबर 2019 से लागू हुआ और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठित किया गया था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। स्वतंत्रता के समय हैदराबाद देश की सभी रियासतों में सबसे बड़ी एवं सबसे समृद्धशाली रियासत थी आपके हैदराबाद, जो दक्कन के पठार के अधिकांश भाग को कवर करती थी आपके हैदराबाद रियासत। स्वतंत्रता के समय हैदराबाद रियासत का शासक आपके मीर उस्मान अली था। हैदराबाद रियासत का भारत में विलय करने हेतु भारत सरकार द्वारा की गई पुलिस कार्रवाई को ऑपरेशन पोलो या कैटरपिलर नाम दिया गया था। जूनागढ़ है वो गुजरात राज्य के दक्षिण पश्चिम में स्थित एक तटवर्ती रियासत थी। जूनागढ़ रियासत का नवाब अपनी रियासत का विलय पाकिस्तान देश में करना चाहता था, परंतु वहाँ की 80% है वो आपकी जनता या प्रजा हिंदू थी जो भारत में विलय चाहती थी, अतः उन्होंने नवाब के विरुद्ध आंदोलन कर दिया था। जूनागढ़ का विलय भारत में विलय हेतु भारत सरकार को निमंत्रण दीवान सहनबाज भुट्टा ने दिया था। स्वतंत्रता के पश्चात भी भारत के पांडिचेरी, कारकेल, यानम माहे और चंद्रनगर क्षेत्र है वो फ्रांसीसी सरकार के अधिकार में थे। ये भी आप बात याद रखेंगे दोस्तों, पांडिचेरी, कारकेल और यानम माहे और चंद्रनगर कोलकाता क्षेत्र है
ये आपके फ्रांस सरकार के अधिकार क्षेत्र में थे, कलकत्ता का चंद्रनगर क्षेत्र। फ्रांसीसी सरकार ने भारत में अधिकृत अपने सभी क्षेत्रों को संधि के तहत नवंबर 1954 में भारत सरकार को सौंप दिए थे। वर्ष 1949 में चंद्रनगर भारत में शामिल हुआ था। दादर नागर हवेली पर 1954 में पुर्तगाली शासन का अंत हुआ था। स्वतंत्रता के बाद भारत के गोवा, दमन दीव, दादर नागर हवेली क्षेत्र पुर्तगालियों के अधिकार में थे। भारत सरकार ने सैनिक कार्रवाई द्वारा 19 सितंबर 1961 को गोवा, दमन दीव को पुर्तगाली आधिपत्य से मुक्त करवाकर भारत में शामिल किया था। 11 अगस्त 1965 को लक्षद्वीप का भारत में विलय हुआ। इसे मूंगा द्वीप यानी कोरल आइलैंड भी कहा जाता है। ऑपरेशन विजय, तो दोस्तों 17 दिसंबर 1961 को भारतीय सेनाओं ने सैनिक कार्रवाई ऑपरेशन विजय द्वारा गोवा में प्रवेश कर उसे पुर्तगाली शासन से दिसंबर 1961 को मुक्त करा लिया और उसे भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया। अगला है गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? 30 मई 1987 को मिला था। सिक्किम को 1972 में स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिया गया। 1974 में सिक्किम को 35वें संविधान संशोधन द्वारा भारत का संबद्ध राज्य बनाया और 1975 में 36वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को 22वें पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश फजल अली को बनाया गया था। पंडित HN कुंजरू और सरदार KM पणिगर इसके सदस्य थे। यानी राज्य पुनर्गठन आयोग के आपके 2 सदस्य थे, आपके कुंजरू और KM पणिगर। 22 दिसंबर 1953 को फजल अली की अध्यक्षता में गठित आयोग ने 30 सितंबर 1955 को केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। भारत में सर्वप्रथम उड़ीसा की 39 रियासतों को छत्तीसगढ़ की अनेक लघु रियासतों का विलय हुआ था। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में 19 देशी रियासतें, 3 केंद्र शासित प्रदेश थे। इन सभी रियासतों का विलीनीकरण कर एकीकृत राजस्थान का गठन 7 चरणों के अंतर्गत किया था। यह प्रक्रिया 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ से शुरू हुई और 1 नवंबर 1956 को वर्तमान राजस्थान के साथ समाप्त हुई थी। एकीकरण के बाद सभी रियासतों को मिलाकर राज्यों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया। ए श्रेणी के 9 राज्य थे, बी श्रेणी के 9 राज्य थे और सी श्रेणी के 10 राज्य। डी श्रेणी में आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह को रखा गया था। 2 जून 2015 को केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश का विभाजन कर तेलंगाना राज्य का गठन किया था। ये कंफ्यूज है दोस्तों थोड़ा सा। अगला है दादर नागर हवेली और 2 जून आपके 2014 है, इसमें 15 नहीं है। 2 जून 2000 मैंने कहा कि थोड़ा सा कंफ्यूज है। 2 जून 2014 को केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश का विभाजन कर तेलंगाना राज्य का गठन किया था। दादर नागर हवेली दामन दीव केंद्र शासित प्रदेश का विलय कर एक केंद्र शासित प्रदेश 26 जनवरी 2020 को अस्तित्व में आया था। दादर और नागर हवेली दमन दीव दोनों संघ शासित प्रदेशों का विलय करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 240(1) में और संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन किया गया। इस नए केंद्र शासित प्रदेश पर मुंबई उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार रहेगा। इसके बाद देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। ये भी आप बात याद रखेंगे। दादर नागर हवेली और दमन दीव इन दोनों जो केंद्र यानी ये जो केंद्र शासित प्रदेश है एक पूरा, इस पर आपके कौन से उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार रहेगा? मुंबई का। और अनुच्छेद 240(1) में तथा संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन किया गया। किन किन केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर जनवरी 2020 में केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया? तो दोस्तों दादर नागर और दमन दीव यानी बी और सी। स्वतंत्रता से पूर्व लक्षद्वीप किसके क्षेत्राधिकार में था? ब्रिटेन के। 1947 में देश की स्वतंत्रता के समय गुजरात राज्य किसका अंग था? मुंबई का अंग था। 15 अगस्त 1947 तक ब्रिटिश भारत के अंतर्गत प्रांत थे। तो दोस्तों आपके ये प्रांत है आपके 9। ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया था आपके 4 जुलाई 1947 को। रियासती विभाग के प्रमुख कौन थे? सरदार पटेल। प्रिवी पर्स की अवधारणा क्या थी? तो दोस्तों आपके शाही परिवारों के लिए ये थी। 15 अगस्त 1947 को भारत में शामिल नहीं होने वाली रियासतें जूनागढ़, कश्मीर और हैदराबाद थी। ब्रिटिश सरकार किस रियासत को सौंपता? त्रावणकोर को रखने में। त्रावणकोर का विलय हमने देख लिया 30 जुलाई 1947
जोधपुर का विलय आपके हुआ था 11 अगस्त 1947। भोपाल के शासक कौन थे? तो दोस्तों हमीदुल्लाह खान थे। ये वही क्वेश्चन है जो भी हमने पढ़े हैं। जम्मू कश्मीर का शासक हरि सिंह था। कश्मीर का विलय, तो दोस्तों कश्मीर का विलय 26 अक्टूबर 1947 को अंतरिम लोकप्रिय सरकारी घोषणा कब हुई? 5 मार्च 1948। विशेष राज्य का दर्जा कब समाप्त कर दिया गया? 5 अगस्त 2019 को। अगला है स्वतंत्रता के समय क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? हैदराबाद। ये हमने देखा स्वतंत्रता के समय हैदराबाद रियासत का शासक कौन था? मीर उस्मान अली था। हैदराबाद रियासत भारत में विलय हेतु भारत सरकार द्वारा की गई पुलिस कार्रवाई को क्या नाम दिया गया? ऑपरेशन पोलो नाम दिया गया, या कैटरपिलर। अगला है अब तक निर्विरोध निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति, तो दोस्तों नीलम संजीव रेड्डी थे। भारतीय संसद में सम्मिलित है, तो दोस्तों इसमें संसद में आपके राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा सम्मिलित हैं। भारत के राष्ट्रपति इस चुनाव में किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का। संसदीय प्रणाली की सरकार की कार्यपालिका मुख्य कौन होता है? नाम मात्र की शक्तियाँ रखता है। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? एक तो आपके लगाया जा सकता है उक्त किसी भी आधार पर, जैसे सत्यापित कदाचार, संविधान पर अतिक्रमण या उल्लंघन और भ्रष्टाचार। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, यानी उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को। अगला है राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रारंभ किया जा सकता है किसी भी सदन में, लोकसभा या राज्यसभा। लोकसभा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत करने की अनुमति देता है दोस्तों राष्ट्रपति। यदि राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने तक नए राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न नहीं होता है, तो दोस्तों आपके राष्ट्रपति नए राष्ट्रपति के पद ग्रहण तक अपने पद पर बना रहेगा। राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है, तो दोस्तों आपके सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का कार्य, तो दोस्तों आपके भारत निर्वाचन आयोग। संवैधानिक तंत्र की विफलता कि राज्यपाल द्वारा रिपोर्ट भेजने पर उस राज्य में राष्ट्रपति है वो आपके राष्ट्रपति शासन 356 अनुच्छेद 356 लागू कर सकता है। 352 में आपातकाल इमरजेंसी नियम से कब लागू किया गया था? दोस्तों 26 जून 1975 को। 356 के तहत इमरजेंसी लगाई जाती है, तो दोस्तों राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर। वह मुख्य न्यायाधीश जिसने राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया है, तो दोस्तों आपके थे श्री एम हिदायतुल्लाह। कोई व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति दोस्तों कब तक, दोस्तों कितनी भी बार पुनर्निर्वाचित हो सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने कितने दिन के अंदर अनुमोदित होना आवश्यक है कि अन्यथा वह स्वतः समाप्त हो जाएगा? ये आपके 1 माह। 356 का संबंध है, तो दोस्तों आपके राज्य में राष्ट्रपति शासन। एक बार राष्ट्रपति पद का चुनाव हार जाने के कुछ वर्ष बाद राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हो गए थे, वो आपके थे नीलम संजीव रेड्डी। अनुच्छेद 360 का संबंध आपके वित्तीय आपातकाल से। एक बार भी लागू नहीं हुआ वित्तीय आपातकाल। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। जेबी वीटो शक्ति का दोस्तों आपके ज्ञानी जेल सिंह ने किया था। तो दोस्तों यदि कोई आपको लगे कि कोई क्वेश्चन सर ने मैंने गलत बता दिया, आपका छोटा भाई, बड़ा भाई या दोस्त समझकर आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि सर आपने ये क्वेश्चन गलत बताया है। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। एक मैंने राजनीतिक विज्ञान की पसंद बैंक शुरू की है, अगला वीडियो मूल अधिकारों से संबंधित बनाऊंगा। तो दोस्तों जो भी बुक से बनाऊंगा बहुत अच्छा कंटेंट है उस बुक का, और आपको इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।